नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ आपकी अपनी सूचना सहायक की क्लास लेकर। चलिए दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ आपका ये परफॉर्मर, जिसमें हमने प्रोसीजर, नॉन प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने अच्छे से देखा था। और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज हम चलते हैं आगे। देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज हम देख लेते हैं वो सारी लैंग्वेजेस जो यूज़ की गई थी, है ना। देखिए, सिंपल सी अगर बात करें तो कंप्यूटर के एरिया में आप किसी भी चीज़ को देखें, है ना, कोई भी चीज़ अगर आप कंप्यूटर के एरिया में देखेंगे तो आपको एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी और ज़्यादा देखने को मिलेगी वो ये कि कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए एक अलग लैंग्वेज है ना। क्या कह रहे हैं हम? कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए एक अलग लैंग्वेज है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं। और इन सब क्रिएशन का मतलब क्या है? इन सब क्रिएशन का मतलब है काम को आसान करना। दिन ब दिन जो काम बढ़े जा रहे हैं उन बढ़े हुए कामों को बहुत आसान करना। तो इसी बेस पर शुरुआती दौर में, कब, जब आपने फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इन सब जनरेशन की जब बात चल रही थी और हम फर्स्ट जनरेशन से बढ़ते बढ़ते फिफ्थ जनरेशन तक जो आए हैं, इसके दरमियान कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस है वो उद्भव हुई है ना। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हम बात करें तो हम बात करते हैं कि हाँ, एक लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, और वो जो मशीनी लैंग्वेज है वो 0 और 1 है। चलिए, ये तो हमें पता है। दूसरी हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। क्या? दूसरी हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, जो एक सिंबल में आपको कोड प्रोवाइड करता है, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज है ना। और इस सिंबॉलिक लैंग्वेज जो जो बहुत सारे सिंबल्स बना के एक लैंग्वेज बनाई जाती है, एक प्रोग्राम जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिक कहते हैं, है ना। तो न्यूमोनिक्स क्या है? वो बहुत सारे सिंबल्स मिलकर जो एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिक कहते हैं। ठीक है सर, ये भी हमें पता है। अब देखिए, अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, कब की? शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 1957 में, कब? 1957 में एक लैंग्वेज आती है जिसे आप क्या कहते हैं? फोर्ट्रेन। अब देखिए, इस फोर्ट्रेन की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? फॉर्मूला। थोड़ा सा गलत हो गया है ना। क्या है? थोड़ा सा गलत हो गया है। ट्रांसलेशन। ठीक। इस फोर्ट्रेन का नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब ये जो फोर्ट्रेन है ये बनाई क्यों गई थी? तो हमने कहा कि मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए ये फोर्ट्रेन बनाई गई थी। इसका हमको पता हो गया। चलिए, अब देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा, हम एक एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और वहां पर इनके उपयोग की भी बात आती है। इसके बाद 1958 में आपको एल्गो एल देखने को मिलती है। अब सर, ये एल्गो एल क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल सी क्या है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम लैंग्वेज। अब ये जो एल्गोरिथम लैंग्वेज है, इसने क्या किया? मैंने कहा साइंटिफिक काम के लिए बहुत काम आने लगी। अब सर, साइंटिफिक कार्य के लिए मैंने कहा कुछ नहीं था। इस लैंग्वेज में सही ढंग से देखा जाए तो सिर्फ भ्रामक जानकारी के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं, इन्होंने तो बहुत लेट बताया, कब? 1958 में बताया। उससे पहले भी हमारे पूर्वज क्या करते थे? जो भी काम करते थे उसकी एक लिस्ट बना लेते थे। भाई, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है ना। और उसके बाद ये काम करना है, ये काम, हम एक लिस्ट बनाते ही थे, है ना। किसी भी काम को करने के लिए एक के बाद एक लिस्ट हम बना के क्रिएट कर लेते थे। तो यही तो काम किया इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया कि एक सीक्वेंस बना लिया कि इस सीक्वेंस में हमको ये काम करना है, और इसको इन्होंने क्या कह दिया?
प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम लैंग्वेज। अब ये कोई लैंग्वेज थोड़ी हुई, पर क्या करें, लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए इसके बाद आती है 1959 में। कब? सॉरी 1958 में ही। इसी समय एक और आपकी लैंग्वेज निकल के आती है जिसे आप क्या कहते हैं, लिस्प। अब सर ये लिस्प क्या है? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं। क्या है ये है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या है ये? लिस्ट प्रोसेसिंग। देखिए फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछता है, कई दफा इसने फुल फॉर्म पूछ ली है सीधे तौर पर। ये आपको लिखवाने का सारा मतलब इसीलिए क्योंकि आपको पहली बात तो ये क्लियर हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी, ये कब आई, और इनकी फुल फॉर्म क्या, और ये करती क्या है। यहाँ पर चार चीजें एक साथ आपकी कवर हो रही, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको आगे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या किसी अन्य परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड, इनकी फुल फॉर्म से रिलेटेड, या फिर ये किस काम के लिए यूज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिस्ट प्रोसेसिंग जो है वो किसमें, एआई, किसके, एआई के एरिया में बहुत यूज आने लगी। अब सर एआई, मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीजें थी वो कौन सी थी, लिस्प। सर 1958 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया था क्या? सर 1958 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया था क्या? मैंने कहा नहीं, उस वक्त क्या किया गया था, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। क्या अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसके द्वारा? वही आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है, कौन? जॉन मैकार्थी। कौन? जॉन मैकार्थी, बिल्कुल। तो हम क्या करें, लिस्ट प्रोसेसिंग जो है वो किसके द्वारा दी गई, जॉन मैकार्थी। इसलिए हम क्या कहते हैं, एआई के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी। इन्होंने ही सबसे पहले कब 1958 में बता दिया था भाई कि एआई नाम की भी कोई चीज होती है। अब देखिए इसके बाद बात चलते हैं आगे, और आती है 1959 की बात। 1959 में आपको एक लैंग्वेज जो बहुत पढ़ने को बुक्स में मिलती है, देखने को तो नहीं मिलती। हाँ सर ये है तो है। मैंने कहा क्या है ये? बोले सर इसमें कुछ थोड़ा ही है, ये तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है ये? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैंने कहा इसमें क्या होता था? बोल सर ये तो कमर्शियली यूज के लिए थी। किसके लिए? कमर्शियल यूज या बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कमर्शियल यूज या बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाने वाली कौन सी थी? तो अगर उसकी बात करें तो हम कोबोल लैंग्वेज की बात करते हैं। अब देखिए इसके बाद अब आता है एरा आपका 1964। कब? 1964। अच्छा इससे पहले ही देख लीजिए, 1964 नहीं, इससे पहले एक और देखिए कौन सी। इससे पहले आती है आपकी एक लैंग्वेज और, सीपीएल, यानी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कब? 1960 में आती है आपकी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है ना, डीप में ज्यादा नहीं जाना है। सीपीएल क्या है यह मैं आगे आपको और बताऊंगा। ठीक, एक बार इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं लिखते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, 1964 में जो आपसे ज्यादातर पूछा भी जाता है, क्या सर? मैंने कहा बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। क्या? बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। अरे सर ये तो बहुत इजी है। मैंने कहा क्या? सर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बोलो सर ये क्यों लिखी गई? हाँ सर ये क्यों लिखी गई, इसका क्या काम? मैंने कहा एजुकेशन के सेक्टर में। किस लिए?
एजुकेशन सेक्टर के लिए या फिर एरिया के लिए। एजुकेशन के क्षेत्र में आपका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आप आइए कहा, आप देखते हैं 1967, और 1967 में आपको एक और लैंग्वेज देखने को मिलती है, क्या? बीसीपीएल। अब ये सर बीसीपीएल क्या है? क्या सर ये बीसीपीएल क्या है सर? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपकी बीसीपीएल है। सर ये किस लिए बनेगी? मैंने कहा देखो, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये दोनों एक्सटेंडेड वर्जन है ना। ये जो बीसीपीएल है ये आपके सीपीएल का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? आपको यहाँ पर ध्यान का रखना है, देखिए सीपीएल जो है ना आपका, सीपीएल ये क्रिस्टोफर स्ट्रेचरी ने बनाया था। क्या? क्रिस्टोफर स्ट्रेचरी ने बनाया था। ठीक। और अगर हम बात करें बीसीपीएल की तो ये मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाया। किसने? मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाया। देखिए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए इसे मैं और आगे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, आप आ जाते हैं 1970 में। आपको पास्कल लैंग्वेज मिलती है ना, और ये किसके यूज में आती है? एजुकेशन में। एजुकेशन सेक्टर में आपको ये चीज देखने को मिलती है। पास्कल पास्कल ही है, इसका कोई ज्यादा नाम नहीं है। ठीक है, आप पास्कल को पास्कल ही रखिए। अब देखिए उद्भव होता है यहाँ पर 1972 में, किसका? इसका, यानी कि सी लैंग्वेज का सी लैंग्वेज का। और ये क्यों बनाई गई? सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। क्यों बनाई गई? सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। अब आप समझिए, मैंने आपको जो वहां पोर्शन छोड़ा था, अब इसकी बात करते हैं। देखिए कि सर यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं हम, क्या यहाँ सर हम क्या बात करना चाह रहे हैं? मैंने कहा आओ बताते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम क्या बात करना चाह रहे हैं, देखो बताते हैं। अभी जब हमने कहा कि ये जो है आपकी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किस लिए यूज आती थी, तो मैंने कहा इसको रखो, एक बार आगे चलते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने कहा इसको एक बार छोड़ो, आगे चलते हैं। दूसरी बात की थी हमने, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही कहा अभी हमने, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने कहा इसको भी छोड़ो, आगे चलते हैं। और फिर हम आगे आ गए कहाँ पर? आगे आ गए हम यहाँ पर सी में। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर ये आपकी, ये जो सीपीएल है, यही आगे इसमें और चीजें जुड़कर, देखिए क्या है। थोड़ा सेपरेशन कर लें इसका, है ना, थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें ठीक रहें, बिगड़े ना, बिगड़ी हुई ना दिखे। चलो, तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपकी सीपीएल है ना, जिसको किसने बनाया? ये जो सीपीएल है, जिसको किसने बनाया? तो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर
ट्रेचरी। कब? ये बनाया था आपका 1960 में। तो क्रिस्टोफर स्ट्रेच जो है, जिन्होंने 1960 में सीपीएल को बनाया, इन्होंने तो बना दिया आगे। अब ये जो सीपीएल है इसे आगे बढ़ाया, मतलब इसी के सारे कोड चीज़ें वगैरह यूज़ की और इसमें और नई चीज़ इजाज की। किसने इजाज की? तो यहाँ पर जो व्यक्ति इजाज करता है वो है मार्टिन। सर मार्टिन क्या? अभी तो आपने बताया था पूरा। मैंने कहा मार्टिन रिचर्ड्स। क्या? मार्टिन रिचर्ड्स। और इन्होंने ये जो कार्य है ये कब किया? इन्होंने ये कार्य 1967 में किया। अब इस बीसीपीएल की तर्ज पर, इस बीसीपीएल की तर्ज पर एक और लैंग्वेज बनाई गई। कौन सी? बीपीसीएल। क्या बनाई गई? बीपीसीएल। किसने बनाई ये? कैन थॉमसन। कब बनाई ये? 1969 में। ठीक है, कैन थॉमसन ने क्या बनाई? बीसीपीएल की तर्ज पर बीपीसीएल बना दी, तो कैन थॉमसन 1969। अरे सर आप हमको क्या पागल समझते हो क्या? मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां पर कुछ भी नहीं किया। आपने ये जो बीपीसीएल बीसीपीएल है ना, इसकी जगह बीपीसीएल कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही। क्या? बिल्कुल सही। इसी तरह ही पूरे दुनिया के लोग उसे पागल ना कहें, किसे? कैन थॉमसन को पागल नहीं कहे, इसलिए उसने क्या किया, यहां से इस बीसीपीएल को, जो कि उसने सबसे पहले बीपीसीएल की थी, उसको हटाकर ओनली बी लैंग्वेज कर दी। क्या कर दी उसने? ओनली बी लैंग्वेज। और उसने कहा कि मैंने यहां पर बी लैंग्वेज का उद्भव किया है। क्या किया है मैंने? मैंने यहाँ पर बी लैंग्वेज का उद्भव किया है। और ये जो बी लैंग्वेज का उद्भव है यही आपके सी लैंग्वेज का बैक वर्जन है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसी से, यानी बी से ही आपकी निकली है क्या? सी लैंग्वेज। जो कि किसने बनाई? सर ये तो हमको अच्छे से पता है, ये डेनिस चाचा ने बनाई है। क्या? डेनिस डेनिस रिची ने बनाई है। किसने बनाई है? डेनिस रिची ने बनाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको इन चीजों का ध्यान रखना है स्पेशली। क्या? इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना। और अब बात कर लेते हैं ये कब बनी। तो सर बहुत सिंपल है, ये तो आप नहीं भी बताते, हमको पता था। 1972 में आपकी सी लैंग्वेज जो है बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है। अब प्रॉब्लम जो है वो यहाँ नहीं हुई। क्या? प्रॉब्लम इसे बनाने में नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ बात हुई कि भैया एक काम करो, जो तुम्हारी सी लैंग्वेज है ना, क्या ये तुम्हारी सी लैंग्वेज जो है वो सही ढंग से काम करती है क्या? सही ढंग से काम करती है क्या? इसका एक एक्सपेरिमेंट करके बताओ। तो फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ कि सी लैंग्वेज में ही यूनिक्स ओएस के कोड्स को पुनः लिखा गया। क्या किया गया? पुनः लिखा गया। जो पहले की जो पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर साबित हुए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर साबित हुआ। कौन सा? आपका यूनिक्स का जो कोड था वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर साबित हुआ। कब? जब उसे वापस पुनः किसमें? सी में लिखा गया। ठीक, ये प्रूव हो गया अब यहाँ पर कि हाँ सी जो है वो एकदम बेहतर है, बेस्ट है, और उसका कोई मुकाबला नहीं है इस दौर में। कब? 1972 के दौर की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। और अब कुछ थोड़े थोड़े वेरिएशन और आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? थोड़े थोड़े वेरिएशन और आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो
क्या होता है कि यहाँ पर सी लैंग्वेज बना ली, ठीक, और उसमें सारी चीज़ें भी बना ली, और यूनिक्स भी जो है वो बना के देख लिया, और उसके कंपोनेंट जो है उनको वापस क्या किया, सी लैंग्वेज में लिख लिया। अब दिक्कत क्या हो गई कि सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज जो है वो क्या यूज करता था, सी लैंग्वेज प्रोग्राम यूज्ड कंपाइलर, ठीक। अब सी लैंग्वेज क्या है, क्या यूज कर रहा था, कंपाइलर यूज कर रहा था। तो अब दिक्कत क्या हुई कि जितनी भी कंपनियां थी उन सब ने अपने अपने कंपाइलर बना लिए भाई। क्या, उन सभी ने अपने अपने कंपाइलर बना लिए, और क्योंकि सभी ने अपने अपने कंपाइलर बना लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब जो सी है वो किसी, जहां किसी दूसरे कंपाइलर पर चलती तो वो किसी अन्य कंपाइलर पर चलती नहीं। क्यों, क्योंकि सभी के पैमाने, सबके पैरामीटर, सबके कंपाइलर अलग अलग हो गए। क्या हो गए, सबके पैरामीटर, सबके पैमाने, सबके कंपाइलर अलग अलग हो गए। तो क्या हुआ कि सी जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर में चलाना बहुत मुश्किल हो गया यार। मतलब इतना कौन हद से ज्यादा फेस करे। अब क्या किया, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किया, एएनएसआई। अब ये एएनएसआई कौन है, ये है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो एएनएसआई ने सी प्रोग्रामिंग को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया। क्या लिया, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया। और उसने सभी कंपनी से कहा कि सी जो लैंग्वेज है उसे हम अथॉरिटी देते हैं, किस चीज की, कि ये एक रेप्यूटेड चीज है और ये हम सभी जने एक साथ यूज करेंगे विथ वन कंपाइलर। क्या, विथ वन कंपाइलर। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सी लैंग्वेज एएनएसआई, कौन हो भैया तुम एएनएसआई, मैंने कहा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सी लैंग्वेज एएनएसआई द्वारा एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया। कब, 1989 में, ठीक है। 72 में तो आ चुकी थी, पर सारी चीजें अब सही पैमाने पर लाने के लिए इस दौर तक, क्योंकि अब देखिए कब चीजों का पता चलता है, चीजों का पता तभी चलता है ना जब चीजें बहुत ज्यादा यूज आने लगी। और जब बहुत ज़्यादा यूज़ आने लगी और पता लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम अब वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, तो 1989 में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म कंसिडर किया, जो किसने, एएनएसआई ने डिसाइड किया कि इसको हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड के तौर पर लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड के तौर पर लेके। और 1989 में इन्होंने घोषित कर दिया कि आज से हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, सी होगी। तो सभी के लिए क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, इससे ठीक है, क्या हुआ, सभी के कंपाइलर सेम हो गए। अब ले जाओ भाई, तुम्हें जहां ले जाना है। क्या, अब तुम्हें ले जाओ जहां ले जाना है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब तो हर जगह चल जाएगी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसे क्या नाम दे दिया गया, सी लैंग्वेज से ये क्या हो गई, ये हो गई ANSI सी। आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो आपको यही नाम से बुक देखी होगी। क्या, इसी नाम से बुक देखी होगी। और इसे अन्य किस नाम से भी कहते हैं, अगर इसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो इसे C89 के नाम से भी कहते हैं।
सर ये सी ने 89 क्या है? मैंने कहा वैसे ही जैसे ये आपके घर का नाम है और ये स्कूल का नाम है, सेम वैसे ही आपका स्टैंड ये ANSI जो है वो ANSI सी, इसका एक नाम हो गया और उसका एक और अन्य नाम क्या हो गया, C89। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो, अभी ये ANSI द्वारा अप्रूव्ड हुई है, किसके द्वारा? ANSI द्वारा अप्रूव्ड हुई है। अब हमने क्या कहा कि ISO, अब ये क्या भला है सर? मैंने कहा ये नहीं पता क्या? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। क्या? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सॉरी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईओएस ने कब? 1990 में सी को अप्रूव कर दिया। और जिसका नाम इसने क्या रखा? जिसका नाम C90 रखा गया। क्या? C90 रखा गया। अब थोड़ा सा ध्यान आप ये दीजिएगा, C90 इसीलिए रखा गया क्योंकि आप एक चीज ध्यान देखिए, क्या कोविड 19 क्यों रखा गया? कोविड 19 क्यों रखा गया सर? 90 के 2019 के आखिरी दौर में 19 में आया था, इसीलिए हमने क्या कहा कि 2019 का हमने 19 यहां पर रख दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। क्या? बिल्कुल ठीक। सेम कहानी इसके साथ है। क्या है दोस्तों? सेम कहानी इसके साथ है। यहाँ पर 19 इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके ईयर जो थे वो कौन से थे? 90 थे। या 89 इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके ईयर थे वो कौन से थे? 89 थे। ठीक है, समझ गए आपको? इससे आपको याद भी रह जाएगा और इससे आपको पता भी होगा फंडामेंटली चीजें हो क्या रही है। चले आगे। चलिए, तो यहां पर क्या बात हो गई कि 1989 में आपका आ गया था सी लैंग्वेज, जिसे हम C89 कहते थे, और 1990 में यानी कि 1990 में किसने अधिकृत कर लिया इसको? किसने अधिकृत किया इसको? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज ने इसे अप्रूव कर दिया, जिससे क्या नाम दिया गया? C19। ठीक है। अब आप थोड़े से यहां पर एक चीज ध्यान रख लीजिएगा। क्या? ये बस नाम सी का 2011 में जो नाम था वो क्या था? C11। ठीक है। 2018 में क्या होगा? सर अभी तो आपने बताया। मैंने कहा बताओ, बोले C18। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 2017 में क्या हुआ होगा? बोले सर C17। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या? C17 बिल्कुल ठीक है। पर अब ध्यान देना, सी जो है वो कहाँ? सी 2023 में। कब? 2023 में किस नाम से आएगी? बोले सर आने वाली क्या? मैंने कहा बिल्कुल चांसेस तो बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल चांसेस है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली है, जिसका नाम क्या होगा? C2X। क्या? C2X इस नाम से आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है एक तो ये C2X। ठीक है, नया नाम क्या हो सकता है? C2X हो सकता है इसका नाम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। आओ भैया, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सी के बारे में। ये तो उसकी थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देख ली। क्या कर ली हमने? थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देख ली कि भैया सी जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कहता है वो चीज। ठीक। देखिए, अच्छा ये चीज और थोड़ी सी यहाँ रह गई, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज बीच में ही थोड़ा छूट गया था। यहाँ पर 1972 में क्या आई आपकी? सी आ गई। ठीक है। तो यहाँ बीच में ऐड करूँगा तो थोड़ा सा ये रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहीं ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है।
देखिए, एक आपने देखा होगा क्या, 1967 में आपकी क्या आती है, लोगो आती है। अब लोगो क्या है, मैंने कहा लोगो कुछ नहीं है, सिंपल सा आप जो यूज करते हो ना, क्या आप जो यूज करते हो सिंपल सा लोगो, आपने क्या तो भैया ये एग्जाम वाले का लोगो है ना, ऐसे गोल गोल होगा, उसमें लिखा होगा एग्जाम वाले, ये क्या है सर, लोगो है। मैंने कहा बिल्कुल यही लोगो है, क्या है, यही लोगो है। ये लैंग्वेज जो है स्टार्ट हुई, और ये स्टार्ट क्यों गई की गई, ये लैंग्वेज स्टार्ट क्यों की गई, क्या काम था भैया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैंने कहा कंप्यूटर एजुकेशन को इजी बनाने के लिए। कंप्यूटर एजुकेशन को इजी बनाने के लिए हमने ये बात कही, ठीक है सर। ये तो हो गया। मैंने देखो इसी सी के साथ कब 1972 में, कब 1972 में ही एक और लैंग्वेज आती है, क्या कहते हैं उसे आप कहते हैं उसे प्रोलोग। क्या कहते हैं आप, प्रोलोग। मैंने कहा इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अब देखिए इसका यूज क्यों किया गया, एक्सपर्ट सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, इन सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया गया। हम क्या करें, एक्सपर्ट सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, इन सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपने किसका यूज किया, आपने यूज किया प्रोलोग का। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपको। चलिए, तो हम कह रहे थे यहाँ पर प्रोलॉग जो है वो यूज की जाने लगी। बेसिक बेसिक आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको इनके फुल फॉर्म्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए, एक 1975 में आती है आपकी कौन सी, कोमल। क्या कोमल, अरे सर ये कैमल वाला है, ये क्या, मैंने कहा कोमल है, क्या है, कॉमन, क्या फुल फॉर्म है इसकी, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। क्या, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये है ना आपके, देखिए किसका, बेसिक प्लस पास्कल, दोनों को मिला के आपकी ये बना दी गई थी, ठीक है। बेसिक के फीचर लिए थे, कुछ कुछ फीचर आपके पास्कल के लिए और बनाई गई थी एक चीज, ठीक है। और वैसे ये डिजाइन क्यों गई थी, ये वैसे डिजाइन आपके एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से ही की गई थी, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आते हैं हम, अच्छा एक पहले रह गई, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। अभी लिख लेते हैं। 1956 में आपकी एक लैंग्वेज निकल के आती है जिसे क्या कहते हैं, आरपीजी, यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये आपके प्रोग्राम का रिपोर्ट जो है वो जनरेट करता है, एक मिला के ये क्या देती थी, आउटपुट देती थी, ठीक है। क्या देती थी, आउटपुट देती थी। इसके बाद आप देखिए 1979 में सी प्लस प्लस आई, ठीक। और इसने क्या किया, इसने सिस्टम को ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की तरह ले गई, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की तरह कौन ले गई, सिस्टम को ले गई।
इसके बाद 1995 में आपकी आती है जावा। बस ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, यहीं तक ही देखेंगे। 1995 में क्या आती है? जावा, जो किसके लिए यूज़ आती है? प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ आती है। ठीक है, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ आती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक लैंग्वेजेस थी जो हमने अभी देखी। ठीक दोस्तों, अब देखिए, चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ। यानी किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आपकी सी लैंग्वेज की। ठीक है। देखिए, सी में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम आसानी से बनाए जा सकते हैं, कोई इशू है नहीं भाई, है ना? क्यों? क्योंकि सी जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज समझती है। और दूसरे कंपैरिजन लैंग्वेज की तुलना में अगर हम बात करें तो सी में प्रोग्राम की स्पीड जो है वो तेज होती है ना? तेज होने का मतलब यहाँ से क्या? एग्जीक्यूशन जो है सी में, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सी एक सिक्वेंशियल लैंग्वेज है। क्या है? सिक्वेंशियल लैंग्वेज है, या फिर कह सकते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी होती है। और इसी वजह से इसे क्या है, एग्जीक्यूट करना भी बहुत ईजी और आसान और फास्ट है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि नॉर्मली आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलता है कि सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, और बहुत सारी बुक्स जो कहते हैं कि मीडियम, हाँ मीडियम लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज है। तो क्या सर कौन सी सही है? मैंने कहा दोनों ही सही है। क्या? दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसमें आप इंग्लिश यूज कर सक रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर सक रहे हैं जो इजी गोइंग में आप समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और आपको समझाने में भी इजी रहेगा। और मीडियम लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसमें सिंबल्स का प्रयोग भी किया गया है। तो ये क्या करती है कि जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसको भी सपोर्ट करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी जो है आपकी हाई लेवल और मीडियम लेवल लैंग्वेज दोनों तरह की है। देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा कुछ लिखना चाहें हम तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए। सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें कंपाइलर द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। अब ट्रांसलेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? हम कह रहे हैं कि इंग्लिश टू बाइनरी। और हाँ, वापस क्या कह रहे हैं? बाइनरी से इंग्लिश में भी तो कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, तो कौन करेगा? तो यही आपका ट्रांसलेटर करेगा। और ये ट्रांसलेटर कौन है? ये ट्रांसलेटर सर है हमारा कंपाइलर। ठीक, तो दोनों में आपके कोड को एक्सचेंज करने का काम किस में होता है? आपके सी में हो जाता है। जिस वो किसकी मदद से हो रहा है? कंपाइलर की मदद से हो रहा है। तीसरी बात हम यहाँ कह रहे हैं कि हाई और मीडियम लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाई और मीडियम लेवल लैंग्वेज है। ये कुछ बेसिक बात थी जो हमने सी के बारे में देखी। ठीक है। ये कुछ बेसिक बात थी जो हमने सी के बारे में देखी। अब देखिए, यहाँ पर सी के बारे में हमने कुछ छोटी मोटी जानकारी जो है हमने कलेक्ट कर ली है, कुछ छोटी मोटी जानकारी जो हमने सी के बारे में पढ़ ली। अब देखिए, एक चीज समझिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर चीजों को देखने की, तो आप इस चीज से समझिए कि अब कैसे कैसे सी में कौन कौन सी चीजें होती है और किस किस तरह इन्हें परफॉर्म की जाती है ना? क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर देख रही हैं। आइए। हम्म, चलिए एक काम करते हैं, आपको है ना थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं इसमें। क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख के बताया जाए।
बस थोड़ी सी देर है ना। आपको इससे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, आप देखो इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। क्या? बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए, यहाँ तक हमने ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो लिख लिया है। ठीक है। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, यह सारा का सारा फंक्शन जो है यहाँ तक हमने लिख लिया है। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इसे अपर सेट कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आराम से समझिए। क्या? थोड़ा सा चीज़ों को आराम से समझिए जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। क्या चीज़ है सर जो आप बताना चाह रहे हो? मैंने कहा देखो, इसी एक प्रोग्राम में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। क्या? एक ही प्रोग्राम में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, आप इजी गोइंग में सारी चीज़ें एक ही बार में समझ जाओगे। क्या करोगे? एक ही बार में आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। क्या? मैंने कहा सबसे पहले तो आप इसको देखो। ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों को देखो। बोले क्या है सर ये? बोले क्या है सर ये? मैंने कहा ध्यान से देखो। एक लिखा है आपका एस टी डी आई डॉट एच और कॉन्यो डॉट एच। बोले है क्या सर ये? है वो तो ठीक है, पर है क्या? मैंने कहा देखो, ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें, इन्हें हम कहते हैं हेडर फाइल्स। क्या है ये? हेडर फाइल्स। बोले सर दोनों ही है क्या? मैंने कहा बिल्कुल। क्या? बिल्कुल दोनों ही क्या आपकी हेडर फाइल्स। बोले सर इसका क्या काम है, मुझे जरूरत क्या है इसकी? भाई नी भी हो तो भी चल जाएगा ना मेरे। मैंने कहा दोस्तों, जो भी आप इनपुट और आउटपुट, क्या, जो भी और इनपुट और आउटपुट जो आप देते हो, वो इनपुट और आउटपुट किससे लेते हो? इस फाइल को ऐड अगर आप करते हो तो ही आपके आउटपुट और इनपुट आएंगे। किसको? इस फाइल को ऐड करने पे आपका इनपुट आउटपुट आएगा, जिसमें क्या लिखा है, एस टी डी आई ओ, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। है ना? क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो किसमें, आपके इसमें प्रिंट एफ स्कैन एफ जो आप यूज करते हो वो किसकी बदौलत, एस टी डी आई डॉट एच की बदौलत ही यूज कर पाओगे। सर अगर हम नहीं लिखे तो? मैंने कहा तो फिर आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज नहीं कर पाओगे। बोले ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। क्या? ये तो सर समझ में आ गया कि इसमें क्या यूज आता है। इसमें आ रहा है सर प्रिंट एफ और स्कैन एफ। प्रिंट एफ और
स्कैनर, ये तो समझ में आ गया। ये सर मैंने कहा देखो नीचे क्या लिखा है, CLR SCR, और एक और क्या लिखा है, एक और नीचे लिखा है गेट CH। ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, क्या ये दोनों फंक्शन जो है आपके क्या कर रहे हैं तो ये जो क्लियर स्क्रीन है ना, CLR SCR का फुल फॉर्म जो है वो है क्लियर स्क्रीन, यानी कि एक बार जो आपने आउटपुट दे दिया उस आउटपुट को वापस क्लीन करेगी, और दूसरा जो आपका आउटपुट है वो वहां पर प्रिंट करेगा। और जब प्रिंट करेगा तो प्रीवियस वाला जो कोई भी आउटपुट है वो वहां नहीं दिख के ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। तो वो ब्लैंक स्क्रीन जो आपको दिखानी है ना, उस दिखाने को आपने क्लियर स्क्रीन में आपने डाल रखा है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बोले ठीक है सर, ये तो आपने कह दिया कि स्क्रीन क्लियर देखने को मिल जाएगी। मिल्का आपको जो पूरी स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर करने का काम कौन करता है, CLR SCR करता है। ठीक है, CLR SCR जो है यानी कि क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, आपकी स्क्रीन को क्लियर करना। क्या हुआ क्लियर करना। और सर ये गेट CH, मैंने कहा जो गेट CH है आपका जो आउटपुट है ना, आउटपुट, वो आउटपुट वहां पर दिखाने का काम कौन करता है, गेट CH करता है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैश इंक्लूड जो है, सॉरी stdi.h जो है इसमें किस किस तरह की फाइल इंक्लूड होती है, या फिर conio.h जो है इसमें किस किस तरह की फाइल आपको देखने को मिलती है ना। तो आपको ध्यान रखना है गेट CH और CLR SCR ये दोनों आपको यूज करनी है, किसमें, conio में, और stdi.h इन दोनों में कौन सी आएगी, printf scanf। CLR SCR क्या करता है, स्क्रीन क्लियर करने का काम करता है। गेट CH क्या करता है, कैरेक्टर को वहां पर प्रिंट करने का काम करता है, यानी कि जो आपका आउटपुट आया वो आउटपुट शो करने का काम करता है। दोनों क्लियर है। देखिए अब चलते हैं हम वॉइडमैन के पास कि सर ये वॉइडमैन क्या काम करता है। मैंने कहा देखो वॉइडमैन जो है ना, फंक्शन का प्रारंभ यहीं से होता है। क्या है, फंक्शन का प्रारंभ यहीं से होता है। पूरा प्रोग्राम जो है वो आपने कैसा भी लिखा हो, पर अगर आपने ये जो वॉइडमैन है इसको यहां ना लिख के यहां नीचे लिखा है, तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा यहां देखेगा ये दो, हाँ ठीक है, फिर ये दो देखेगा, ठीक है, फिर यहां पर ढूंढेगा वॉइडमैन का है। जब तक इसको वॉइडमैन नहीं मिलेगा ना, तब तक इस दोनों के बीच की चीजें जो है ये पूरी की पूरी स्किप कर देगा। क्या, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है उसे स्किप करके जहां पर भी वॉइडमैन लिखा है ये वहां जाके खड़ा हो जाएगा। क्या, वहां जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा हाँ भैया वॉइडमैन अब बताओ कैसे करें इस काम को। यानी कि हम क्या करें, जैसे फर्ज करो ये कोई किला है, ठीक, या फिर एक बात कर लेते हैं ये छोटा मोटा कोई खेत है ना, क्या ये खेत खलिहान है। अब इस खेत में पशु तो बहुत आते हैं सर, क्या हमारे खेतों में पशु बहुत आते हैं सर। मैंने कहा तो एक काम करो, पशु बहुत आ रहे हैं बाड़ेबंदी करवा दो। क्या, बाड़ेबंदी करवा दो, सरकार पैसा भी दे रही है। बोले हाँ ठीक है सर। हमने क्या किया, हमने सब तरफ तार लगवा दी। क्या किया, सब तरफ तार लगवा दिए। अरे सर अब, मैंने कहा क्या, बोले सर सभी तरफ तार लगा दी, हम खुद कहाँ से जाएंगे, हम खुद कहाँ से जाएंगे। मैंने कहा तो एक काम करो, यहाँ पर एक छोटा सा गेट रख लो। क्या करो, एक छोटा सा यहाँ पर गेट रख लो, और जब आप यहाँ गेट रखते हो तो आपके खुद के आने जाने की जगह जो है वो क्या है, ये गेट हो गई। क्या हो गई, ये गेट हो गई। तो इस प्रोग्राम का जो गेट है वो कौन है, वो वॉइडमैन है। कौन है, वॉइडमैन। तो वॉइडमैन क्या है, आपके इस पूरे प्रोग्राम में घूमने का एक गेट है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा दिया जाता है। अगर यूजर नहीं देगा तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, अंदर कंपाइलर घुसेगा ही नहीं और अपना काम करेगा ही नहीं। ठीक, ये दो चीजें क्लियर हैं। बोले ठीक है सर ये क्लियर है। आगे सर, आगे का कैसे क्या है। मैंने कहा चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। क्या, आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो चीजें हैं वो क्या है, चलिए। फिर आता है आपका डिक्लेरेशन। क्या आता है आपका डिक्लेरेशन। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। क्या, यहाँ आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हो, फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हो। ठीक, यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन करने का मतलब क्या, कि सर आप किस तरह की वैल्यू दे रहे हो। देखो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार की वैल्यू है, ये आप कहाँ डिफाइन करोगे, यहां डिफाइन करोगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो आपने डिफाइन किया है ना, वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा।
क्या, ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, क्या, एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही अगर आपने कोई प्रोग्राम है तो एग्जीक्यूट होगा, अनदर देन नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर ही आपका लिखा होना परम आवश्यक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट से मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाता है। क्या, कर्ली ब्रैकेट से ही मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाता है। तो सर अगर मैं मेन यहां लिख देता हूं, क्या, मेन यहां लिख देता हूं और यहां से कंपाइलर स्टार्ट करता है, तो फिर वो यहीं से क्यों नहीं कर लेता? मैंने कहा ये कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्टिंग है, जो क्या डिफाइन करता है, जो मेन को डिफाइन करता है कि आप प्रोग्राम जो है यहां से स्टार्ट कीजिए। और ये कर्ली ब्रैकेट एंडिंग है। क्या है ये एंडिंग है, जो डिफाइन करता है कि प्रोग्राम जहां एंड होगा वहां ये कर्ली ब्रैकेट दिखने को मिल जाएगा, तो हम समझेंगे कि यहां पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसलिए ये यहां से नहीं जा सकता और ये यहां से बाहर नहीं आ सकता। जाने का रास्ता यही होगा और बाहर आने का रास्ता यही होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बात करते हैं हम यहां पर इन चीजों की जो हमने यहां पर देख ली। ठीक, और अब वापस बात आती है, सर ये वापस आ गया CLR है ना, क्लियर स्क्रीन वापस आ गया। मैंने कहा तो इसका तो काम हमने डिफाइन कर दिया। क्या, इसका काम तो हमने डिफाइन कर दिया है। इसका काम क्या है? स्क्रीन को क्लियर करना। ठीक है बोले सर ये सब तो ठीक है, इन दोनों का क्या माजरा है? क्या, ये दोनों तो ठीक है सर, इन दोनों का क्या माजरा है? इसका क्या मतलब है? ये जो दे रखा है प्रिंट एफ, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, आप जो यूजर हो, यानी कि आप जो व्यक्ति हो, आप जो व्यक्ति हो वो भाई कहीं पर कुछ लिख दे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ समझाना तो होगा यूजर को। यानी कि आप देखिए, देखिए अब ध्यान से आप देखें, आपने क्या कहा? आपने कहा कि यहां पर, यहां पर से ये प्रिंट एफ जो है वो क्या करेगा? मैंने कहा ये जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है ना, ये क्या, ये आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन जो लिखा है, ये जो आपने लिखा है, ये कहीं ना कहीं तो दिखना पड़ेगा ना भैया। क्या, ये कहीं ना कहीं तो दिखना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप स्क्रीन ऑन करते हैं, जब आपका आउटपुट स्क्रीन आती ना, तो आउटपुट स्क्रीन में सिंपल सा जो लिखा हुआ शो होता है वो आपको यही शो होता है। क्या होता है? यहाँ पर आप नंबर देंगे, वो कहेंगे भैया पहले आप पहला नंबर लिखो। तो आपने जैसे फर्ज कीजिए पहला नंबर आपने लिख लिया 5, उसने कहा दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर आपने फर्ज कीजिए दे दिया 10, है ना। तो वो डायरेक्ट क्या करेगा? पहला नंबर पूछा, दूसरा नंबर पूछा और तीसरे नंबर पे आपको डायरेक्ट लिख देगा आउटपुट, और इसमें आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 50। क्योंकि आपने ये फंक्शन पहले ही आगे परफॉर्म करवा रखा है। आपने क्या कहा कि सम के अंदर ये फंक्शन डाल देना और जो प्रिंट करवाना है ना वो सम को करवा देना। ठीक, क्या करना? प्रिंट इस सम को करवा देना, यानी कि जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सिंपल सा ये जो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू लिखा है, ये क्या काम करेगा आपका? क्या करता है? मैसेज शो करता है। ठीक है ये तो हुआ प्रिंट एफ की बात। अब दूसरा आता है सर ये स्कैन एफ। ये तो समझ में आया, ये क्या है सर? मैंने कहा भैया, क्या भैया, आपने यहां पर जो ये वैल्यू दी थी ना, क्या, वेरिएबल द्वारा डिफाइन की वैल्यू, यूजर द्वारा डिफाइन की गई वैल्यू, उस वैल्यू को आपके द्वारा बार बार चेंज किया जाएगा। भाई आज तो आपने अभी यहां क्या किया?
अभी आपने यहाँ 5 और 10 दिए, फिर ये परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस आप इसे रन करवाओगे और रन करवा के इस बार आपने वैल्यू क्या दे दी, इस बार वैल्यू दे दी 15 और यहाँ पर दे दी 16। तो अब आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा सर? 31। तो ये बार बार वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, किसकी मर्जी से? यूजर की मर्जी से, है ना। किसकी मर्जी से? यूजर की मर्जी से। तो यूजर की मर्जी से जो बार बार चेंज वैल्यू हो रही है, इसे हम किस में लिखेंगे? स्कैनएफ में लिखेंगे, तभी तो हम परिवर्तित कर सकेंगे। अन्यथा क्या होगा, अगर आप स्कैनएफ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो प्रिंट में लिखेंगे ना, वही वहां प्रिंट होगा। और यहाँ पर जो आप स्कैन में लिखेंगे वो आपके द्वारा बदली गई बार बार वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये आपके द्वारा बार बार बदली गई वैल्यू यूज करने के लिए हम स्कैनएफ यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसमें आप लिख सकते हो, देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप सिंपल सा लिखो यूजर से इनपुट लेने का काम। ठीक है, कौन करता है? यूजर द्वारा इनपुट लेने का काम जो है वो प्रिंटएफ और स्कैनएफ करता है। यहां पर क्या फंक्शन प्रोवाइड हो रहा है मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों क्या काम करते हैं मैं इसका बता रहा हूं आपको, ठीक। अब देखिए, ये आपने क्या करवाया? ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। किसके बीच में? ए और बीच के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जो क्या करे? ऐड करे, है ना, सम करे उसका, ऐड करे। तो आपने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करवा दिया। बोले हाँ सर ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा दिया। तो सिंपल सा आपका यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, यहाँ यानी कि एक वैल्यू जो है यहाँ पर आपने ऐड करके दे दी। और अंतिम जो आएगा वापस वापस ये वापस वही हो जाएगा, प्रिंट करेगा। अंतिम जो आएगा वो क्या आएगा आपकी आउटपुट के लिए। क्या आ जाएगा? शो आउटपुट टू यूजर। स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किसका काम कहता है? गेट सी एच का। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो आपको देखा, आपने देखा वो सारी ये चीज थी, ठीक है। आपको इन चीजों को अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि यही चीजें जो छोटी छोटी चीजें आपको काम आएगी, आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने देखा आज की हमारी क्लास में। बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को और अथा में पढ़ेंगे, यानी कि और ज़्यादा विस्तृत में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे जैसे कि ये परसेंट डी ही क्यों लगाया, है ना, एट द रेट यहाँ पर एम परसेंट ए ही क्यों आया, है ना, यहाँ पर ये क्यों परफॉर्म किया, कुछ और क्यों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखेंगे। अभी अभी जो मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर बताया यहाँ पर कि सी में क्या चीज़ कैसी होती है, क्या क्या काम करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो जस्ट एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको बार बार मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।